टेस्ट नंबर 2। इनमें से आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस टेस्ट को दे चुके हैं, इस सेट को देख चुके हैं। भाई आप दोबारा से देख लोगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप कोई गलत काम कर नहीं रहे हो, आप कोई नशा नहीं कर रहे हो जो कि आपका शरीर खराब हो जाएगा, आप रिवीजन कर रहे हो, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। और सबसे पहली बात कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया आप जो है मुझे ना मैथ भी कराओ, जो इस सेट में मैथ रहता है उसको भी करा दो। तो आज से मैं मैथ भी करा दूंगा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कहेंगे मैं सारा कुछ करा दूंगा। इसके बाद अगर कहेंगे कि नहीं खान सर का सेट करा दो बिहार पुलिस के लिए, तो मैं वो भी करा दूंगा। आपने कहा कि नहीं हमें एस के झा का करा दीजिए, तो मैंने वो भी करा दिया। और दूसरी बातें जो आप कह रहे हैं कि अलग से आप मैथ करा दो सेट का, तो वो मैथ जो है ना जो अलग से बात कर रहे हैं एस के झा सर का सेट वाला, तो मैं आपको वो 3 के बाद ही करा पाऊंगा। वजह यह है कि आपको पता है कि 2 तारीख को मेरा मद्य निषेध का दौड़ है, तो उस कारण मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। मेरा शेड्यूल जो है थोड़ा सा बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। आप समझ ही सकते हैं मेरे से दौड़ कितना हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा समझिए मजबूरी को, और 3 तारीख के बाद से फिर मैं आपको रेगुलर कराना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आपको क्या करना है कि चैनल में जितने भी प्लेलिस्ट हैं बिहार पुलिस सेट के लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बिहार पुलिस स्पेशल के लिए। आप सारा का सारा मैराथन को रिवीजन करो, तब तक बाकी कोई काम आपको नहीं करना है। और उसके बाद 3 तारीख के बाद से मैं आपको इंग्लिश बचे हुए हैं, मैथ बचे हुए हैं और बाकी सेट बचे हुए हैं, वो भी सारा का सारा मैं आपको करा दूंगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको अगर मेरे से बात करना कोई परेशानी है तो उसके लिए भी आप वहाँ पे जाइए, आईडी दिया हुआ है, आईडी को आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फिर आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो चलिए आज का सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस के लिए। और पैसेंस बनाए रखिएगा, आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, इस परिवार को इसी तरह से बनाए रखिएगा। अब इसके बाद अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे कोई और सेट कराना है, तो मैं ये ख़त्म करके आपको अगला सेट भी करा दूंगा। आप पैसेंस बनाए रखिए। और अगर मेरे पास सेट अवेलेबल नहीं होगा, पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा, तो अगर आपके पास है तो हमें अवेलेबल भी करा दीजिएगा, तो मैं श्योर आपको कराऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलते हैं हम लोग मैराथन की तरफ, सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घग्गर नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो कालीबंगा है ना, ये किस राज्य में है, क्योंकि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। और मैं आपसे जो भी क्वेश्चन करता हूँ ना कहीं आपका प्रीवियस ईयर का पार्ट बना हुआ है और या फिर बनता है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। सो आप इसको निगलेक्ट मत करना। बस क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है और उसके बाद कमेंट कर देना है। अगला है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? तो गृह त्याग का जो प्रतीक है ना, ये आपका घोड़ा है। ठीक है, तो घोड़ा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो ये किया हुआ था राजेंद्र प्रथम जो थे, इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से की हुई थी? तो ये जो संत कौन थे? तो ये संत थे विद्यारण्य। कौन है? विद्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो इनके ऊपर जो है गुरु रामदास जी का प्रभाव था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली हुई थी? तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी जो खोली हुई थी वो कोचीन के अंदर में खोली हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब होती है? तो ये स्थापना जो है 1823 ईस्वी में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो चुनाव हार गए थे वो कौन थे? तो ये जो थे WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, व्योमेश चंद्र बनर्जी एक रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, क्या पता है आपको वो कौन सा रिकॉर्ड है? कमेंट कर सकते हैं क्या? चलिए कमेंट कर दीजिए। WC बनर्जी कौन सा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं ये हमें बताइए। कांग्रेस से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो हैं ये MN जोशी थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस एक वर्ड का फर्क होता है, इसलिए मैं आपको ध्यान वर्ड कह रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की अगर बात करता है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी बसंत। बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर आपसे यही कह दिया जाता
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर ये आपसे कहा जाता तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाता, यहाँ पे हो जाता आपका सरोजनी नायडू, फिर राइट आंसर हो जाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एनी बेसेंट थी ये बाद में जाके, यानी ये एंग्लो इंडियन होती है, और जो भारतीय मूल की हैं वो भारतीय मूल की नहीं है। एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं थी, एंग्लो इंडियन थी। ये फिर से बाद में क्या हो जाती है, भारत की नागरिकता ले लेती है। ठीक है, तो चलिए, एनी बेसेंट जो है वो 1917 में बनती हैं, और उसके बाद सरोजनी नायडू जो है वो 1925 में बनती हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस एवं प्रसा के बीच में सेडॉन का युद्ध कब होता है? तो सेडॉन का जो युद्ध होता है वो 1870 ईस्वी में होता है, 15 जुलाई 1870। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी मार्टिन लूथर किंग। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? इससे पहले मैंने आपको मैराथन के अंदर पूछा हुआ था कि जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो, वो किस द्वीप पे बसा हुआ था? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ था। अब आपको बताना है कि नागासाकी किस द्वीप पे बसा हुआ है। तो नागासाकी जो बसा हुआ है ये है आपका क्यूशू द्वीप पे बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश राइट आंसर, जिनके साथ क्या है 4096 किलोमीटर। कितना? तो 4096 किलोमीटर इतना लंबाई को ये क्या करता है, इसके साथ साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? बाड़ा लाचा दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो शीत ऋतु में उत्तरी भारत के मैदान में जो वर्षा होती है वो होती है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये जो होता है लौह ऑक्साइड के कारण होता है लाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये है आपका बैरकपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का पार्ट बना हुआ था, उस टाइम एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था, रेलवे एनटीपीसी। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो यह है आपका नागालैंड। उसके बाद है संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? तो झंडा को स्वीकार किया जाता है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इस बात का जो जिक्र है ये अनुच्छेद 65 में है। ठीक है, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा या राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो उस टाइम जो है उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये चोटी पर्वत है आपका सैडल पिक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है कि ये मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से, लेकिन हिमानी पूछा है तो यह है आपका चैमयुंगडोंग। ठीक है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? यानी सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यह है आपका राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद है राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए कम से कम जो है 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और अगर आपको लोकसभा की सदस्यता चाहिए तो उसके लिए कम से कम 25 साल पूरी होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना हो या फिर राज्यपाल बनना हो तो उसके लिए कम से कम कितने, उसके लिए कम से कम 35 वर्ष पूरे होने चाहिए, और अगर आपको मुखिया बनना हो तो फिर उसके लिए, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कम से कम आपको कितने 21 वर्ष पूरे होने चाहिए। तो ये सीमा होती है जिसको कि पूरा करना पड़ता है। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, जिसमें जो मतदान की आयु था, वोटिंग करने का आयु था, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो सहकारी समितियों की जो चर्चा है ये भाग 9 का ख में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन जो है प्रति माह ये 2.5 लाख रुपए होता है, 2,50,000 रुपये। अब आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको वेतन कितना मिलता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायती राज का शुभारंभ जो किया गया था वो किया गया था 11 अक्टूबर 1959 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये प्रथम भारतीय महिला जो थी ये थी नीता अंबानी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? तो ये प्रथम सीरियल जो था वो था हम लोग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन? तो ये हैं उरुग्वे, जिन्होंने प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीता। सेंट्रल एक्सटर्नल लैंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये जो संस्था है चीन की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये चमड़ा जो है ये चेन्नई के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है? तो छत्तीसगढ़ से कौन सा है? तो ये आपका पिंडवानी। यक्षगान को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं भाई बास्केटबॉल के अंदर, बॉस जो है 5 के ग्रुप में रहते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। अगला है, जबकि फुटबॉल में कितने होते हैं? क्रिकेट के बराबर होते हैं। आपको पता है क्रिकेट में कितने होते हैं? तो वो तो कौन नहीं जानता, 11 प्लेयर होते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बात किया है विश्व युवा दिवस का, तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को, ध्यान रखिएगा 12 अगस्त। ठीक है। और एक है राष्ट्रीय युवा दिवस, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, वो आपका यहाँ पे 10 जनवरी। अच्छा कमेंट करिएगा तो राष्ट्रीय युवा दिवस 10 जनवरी है या 12 जनवरी, ये हमें कमेंट करिएगा तो थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया। अगला, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये है आपका अरविंद घोष, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए जो है राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है यह है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो कल मैंने बताया था प से पुलित्जर और प से पत्रकारिता, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार खेल जगत में दिया जाता है, और ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है अर्नीज नेस ने किया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असत्य कथन को चुनना है, चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका नेशनल पार्क दे रखा है और उसके बाद इधर राज्य दे रखा है, तो कौन सा जो है गलत है। हरिके वेटलैंड ये कहाँ पे है? तो पंजाब के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, ये भी सही है। फिर है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र के अंदर है, हाँ है। गुगामल ये आपका जो है केरल के अंदर नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से ये है आपका मल्होत्रा समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? किस अर्थशास्त्री हो जाएगा यहाँ पे, शास्त्र नहीं, किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका V.S. मिन्हास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HPCL का मुख्यालय कहाँ पे है? तो HPCL का मुख्यालय जो है ये बम्बई में है, बम्बई यानी मुंबई। ठीक है। अच्छा, भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है। बहुत बार यही क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के बिहार पुलिस में पूछ लिए जाते हैं, दरोगा के अंदर भी देखा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यहाँ आपका M1। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985-86 के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो ज्योति फ्लक्स का जो SI मात्रक है ये आपका ल्यूमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो ये है आपका विद्युत सेल। विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होते हैं, क्योंकि वो केमिकल से बने होते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, विद्युत मोटर पता है ना इसके बारे में, ये भी पूछे जाते हैं आपसे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो विद्युत मोटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है। श्यानता का मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, तो एक तरह से याद रखने के लिए समझिए, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें कि श्यानता का गुण किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है गैस और द्रव के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने किया। तो गामा किरणों की जो खोज किया हुआ है ये पॉल विलार्ड ने किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कौन जो है नहीं बदलता है मीडियम बदलने के ऊपर। तो ये आवृत्ति जो होता है ना ये हमेशा सेम होता है, चाहे आप एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाओ या ना जाओ, ये बदलने वाला नहीं है। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ये नहीं बदलता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। तो पृथ्वी तक आने में उसको जो है 1.28 सेकेंड लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे परावर्तित प्रकाश का बात कर रहा है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग के अंदर 3 आते हैं, तो इनमें से कौन नहीं है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो पीला नहीं है। आपको याद कैसे रखना है प्राथमिक रंग, तो आपको याद रखना है R, उसके बाद याद रखना है आपको G, और उसके बाद याद रखना है आपको B। RGB जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। हिंदी में अगर याद रखना है तो इसको बोलिए नीलाह। क्या बोलना है, नीला। नी मतलब नीला, ला मतलब लाल, हा मतलब हरा, आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, बी फॉर ब्लू। हो गया, ये प्राथमिक रंग होते हैं। मात्र 3 होते हैं, और इसको छोड़ के जितने भी बच गए वो द्वितीयक रंग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया हुआ था। तो ये जो है ऑरस्टेड ने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है सोडियम 24 का प्रयोग। कोबाल्ट 60 आपसे पूछा जाता है, तो कैंसर के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन सा गुण बढ़ता है। तो परमाणु का आकार जो है ना, जब आप वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो है ये 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसके अंदर जो है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो कार्बन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, या इसी को कहते हैं नीला थोथा। तो इसका फार्मूला दिया गया है, तो ये कौन सा है। तो ये जो है आपका CuSO4.5H2O, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो अनुवांशिकता शब्द जो दिया गया था ये विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। तो आलू जो है ये कंद का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन आता है, यानी फ्लैक्सिबिलिटी आता है। तो ये जो है स्थूल कौन ऊतक जो होते हैं इसके कारण क्या होते हैं, इसमें लचीलापन आता है। केचुआ, जोक, नेरिस किस संघ में आता है। तो ये सारे के सारे जो हैं एनिलिडा के अंदर आते हैं। ठीक है, कैसे याद रखिएगा, केचुआ, ए फॉर एनिलिडा, केचुआ उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किस वर्ग समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी सबको ब्लड देता है, ऐसा कौन है। तो ये हो गया आपका ओ। अब ओ में भी कौन सा, तो ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव सबको दे सकता है,
लेकिन जब ब्लड लेने की बारी आएगी तो ये किससे ले सकता है, सिर्फ O- से ही लेगा। अगर O-, मैंने क्या कहा, O- सर्वदाता होता है, माइनस तो है नहीं, O- तो है नहीं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में O- और पॉजिटिव भी दे दे तो आपको O- को सेलेक्ट करना है। और उसी तरह से सर्वग्राही कौन होते हैं, तो ये AB+, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद है वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विटामिन B6 का नाम क्या है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया। तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, अच्छा ये भी, इसको भी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइनोकोबालैमिन। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालैमिन, B12 को, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में बार बार। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होती है, तो टाइफाइड जिसको हुआ होगा उसको तो पता होगा, और जिसको नहीं हुआ है तो वो जान लीजिए, इससे जो है आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अगला देखते हैं, रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, तो ये जो है आपका सऊदी अरब की, यानी वो ये सऊदी अरब की जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया, तो इन्होंने जो अनावरण किया ये बेंगलुरु के अंदर किया हुआ, यानी कर्नाटक के अंदर किया हुआ है। केंद्रीय बजट 2023-2024 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया, तो ये किस योजना के तहत, तो ये योजना है आपका अमृत धरोहर योजना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य के अंदर है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। के बेड़ा फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये जो है तमिल भाषा की कवित्री हैं। इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए इन्हें जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा क्या दिया गया, सरस्वती सम्मान 2022 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन है और इसी का शिकायत था, तो चलिए मैथ भी करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी जो है 720 रुपये में बेचे जाने पर 25% की हानि हो जाती है। अच्छा, परसेंटेज में कितने में खरीदा आपको पता है क्या, देखिए कितने में खरीदा, जैसे ही बोले ना आप समझ लीजिए 100 में खरीदा। रुपए में कितने में खरीदा, तो आप कहोगे कि भैया ये जो है ना 720 में, अच्छा बेचा है, खरीदा नहीं, माफ़ करिएगा भैया, इसने जो है 720 रुपये में क्या किया है, बेचा है। बहुत सही। अच्छा, अगर 100% में ख़रीदा है और 25% की हानि हो गया, मतलब 100 के बदले कितने में बेच दिया, वो 75 में ही तो बेच दिया, तो ये 75 का वैल्यू है। ये कितने का वैल्यू है, 75 का वैल्यू है। हमें निकालना क्या, 25% लाभ चाहिए, यानी 100% तो हमको चाहिए ही चाहिए, प्लस 25% और चाहिए, यानी 125 का वैल्यू निकालना है हमें। अब इसको सोल्व कर जाइए, जैसे ही सोल्व करेंगे ना तो ये आपका 25 से काटिए 3 बार में, 25 से काटिए 5 बार में, और 3 से काटिए 24, यानी 240, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी 1200 रुपये में बेचेगा, तो उससे क्या होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला आता है, n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n × n+1 अब बटा में 2, ठीक है। बस इसी पे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, तो देखिए n मतलब 45, तो 45 गुना में n+1 यानी 45 + 1 कितना हो गया, 46, अब बटे में 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 2 से कट करिए इसको, तो 23 बार में, अब 23 गुना 45 करिए, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1035 इसका योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सब बेसिक क्वेश्चन है मैथ का, तो इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। और बिहार पुलिस के अंदर ऐसा कोई मतलब आपसे बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है कि आप एलपी दे रहे हैं, आप एनटीपीसी दे रहे हैं, तो आपको उस तरह के लेवल का क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है। अब यहाँ देखिए, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति जो है 150 मीटर की दूरी कितना देर में, 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अच्छा, आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी s बराबर d/t। तो d कितना है, तो आप कहोगे 150 है, ठीक है। समय कितना है, तो 25 सेकंड।
अब ये चाल हो गया, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए करना क्या है कि 18/5 से गुना कर देंगे। अब इसी को सोल्व कर जाइए तो आपका कितना आ जाएगा, 21.6 आ जाएगा। अच्छा 18/5 से क्यों गुना किए, क्योंकि आप जब इसको क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने का कोशिश करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन कट करके सब कुछ सोल्व करके आपको यही आएगा। और अगर आपको इसी को मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो इसी को पलट दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 2000 का 18 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 2000 लीजिए, यानी पी एस आई बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर PRT/100। तो P हो गया 2000, R कितना हो गया तो 6%, समय कितना हो गया तो 18 माह। तो माह को बनाना पड़ेगा वार्षिक यानी वर्ष, क्यों, क्योंकि रेट भी क्या है वर्ष के अनुसार दिया हुआ है, साल के अनुसार दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है। तो इस 18 माह को साल बनाइए, यानी 12 से भाग दीजिए और बटा में 100 करिए। तो चलिए बटा में 100 कर दिए। अब इसको सोल्व कर जाइए, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर कितना आएगा, पहले सोल्व तो करिए। तो देखिए सोल्व करिएगा तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, और ओवरऑल आपके पास आंसर जो है 180 रुपये आ जाएगा ब्याज के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे में, इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत सारा बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो सकता है। एक कमरे में क्या है 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च जो है 510 रुपये है। अच्छा टोटल खर्च दे रखा है आपने अपने फर्श के ऊपर, यानी फर्श का जो एरिया है उसके ऊपर जितना आपने क्या लगवाया, फर्श बिछवाया है, उसका खर्च दे रखा है आपको 510 रुपये। ये 510 रुपये जो हैं किस रेट से बिछाया गया है, तो 8.5 रुपये के दर से बिछाया गया है। ठीक है, अगर हम 510 रुपये को 8.5 रुपये से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो डिवाइड कर जाइए, ये दशमलव को उड़ाइए तो यहाँ आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा 60। कितना आएगा 60। तो एरिया क्या हो गया 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कमरे की लंबाई दे रखा हो। अच्छा आप ही बताइए, जो फर्श होता है, फर्श कैसा होता है, आयताकार होता है। तो आयत का लंबाई चौड़ाई होता है इसका एरिया, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है एरिया। एरिया दे कितना रखा है, तो 60 दे रखा है। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 60। लंबाई का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 8 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं L की जगह क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। तो ये L की जगह क्या कर रहा हूँ, मैं 8 को यूज कर रहा हूँ। चलिए L की जगह 8 को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 8 B बराबर 60। तो B मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो 60 बटा कितना 8, और इसको जब सोल्व करिएगा तो आपके पास आएगा कितना 7.5 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, ध्यान से समझिए, अगर नहीं समझे दोबारा से समझिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक खंबे के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी। तो चलिए हम अच्छे से इसको यहीं पे फिगर, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पे ऊपर पे। एक खंबे के निचला सिरा, ये खंबा है। ठीक है, ये खंबा है। ओके, खंबा 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 ख ये खंबा है। निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी। चलिए ये निचला सिरा है, इसका 50 मीटर की दूरी यहाँ पे आता है, मैंने मान लिया। अब कह रहे कि यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण ऐसे बनाते हैं। तो ये इसका वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई क्या है, तो खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ट्रिक से ये बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए देखिए, ये आपको एंगल दे रखा है और ऊंचाई निकालना है खंबे की। तो खंबे की ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो आप लगाइएगा क्या, आपको ये वाला चाहिए, खा यानी खंबा चाहिए। तो खंबा हो गया आपका इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल 30 डिग्री के अकॉर्डिंग। ये सामने क्या होता है, अगर हम मैं एंगल 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने जो ये खंभा आ रही है इसका क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो 50 वाला जो साइड है वो इसका आधार होगा। तो लंब आधार वाला रिलेशन किस में, तो tan थीटा। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया। तो tan थीटा बराबर होता है लंबाई, ये आपका लंब प्लस आधार, लंब बटा आधार। तो लंब मतलब हाइट, हाइट किसका, तो खंबे का हाइट यानी h, और आधार कितना, तो आधार में है 50। अब इसी को सोल्व करिए।
tan 30 डिग्री 1/3 होता है और उसके बाद h बटा में 50। अब इसी को अब सोल्व करिए तो ये कोना कोनी गुना, तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो h बराबर अगर यहाँ बात करूँ तो h बराबर आपका आ जाएगा 50। एक मिनट लिख दूँ अच्छे से, तो h बराबर आपका आ जाएगा 50/√3 मीटर। इतना हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भैया वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो होता है आपका a²। ओके, a² बराबर कितना दे रखा है, 529 दे रखा है। ठीक है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो पहले a है यानी a² दे रखा है, a तो निकाल लीजिए, तो a बराबर हो गया भैया 23, क्योंकि 23 गुना 23 होता है 529, तो a बराबर हो गया 23 सेंटीमीटर। अब हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर होता है यानी d बराबर होता है a√2। ठीक है, तो a है 23, तो 23√2 हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आप हमसे उम्मीद करते हो क्या मैं कर दूं, भैया ये बहुत ही नाइंसाफी होगा। आप इसको ना खुद से करो, मेरे से मत बोलो। अब ये जोड़ घटाव है, हाँ, का जहाँ पे है ना, ये का मतलब होता है गुना, तो इसको पहले सोल्व करना है। का मतलब होता है गुना, तो गुना का सिंबल रख के और उसके बाद -3 और 44 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, 324, ऑप्शन नंबर ए। और इसको मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ये जोड़ घटाव है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कह रहा है कि tan थीटा दे रखा है। अच्छा, tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ये लंब है और ये क्या है, ये आधार है। ठीक है, तो cosec थीटा का मान ज्ञात करिए। तो बहुत सिंपल है, कैसे, देखिए P दे रखा है, B दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो कर्ण कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपको P दे रखे, B दे रखे और वो भी 3 दे रखा, 4 दे रखा, तो अगला जो नंबर है वो 5 ही आएगा। क्या बोला मैंने, अगर 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, तो अगला जो नंबर आएगा वो 5 ही होगा। तो कर्ण निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। कैसे, तो 3, 4 और 5, ये याद रख लीजिएगा ट्रिपलेट। अगर 3 है, 4 है, एक मिसिंग है तो वो 5 होगा, और अगर 5 है, 4 है, एक मिसिंग है तो तीसरा लेटर 3 होगा। ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। तो चलिए, हमारा जो है कर्ण वो 5 आ गया। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है आपका h/p। तो h/p करेंगे तो h हमारा 5 हो गया और जो हमारा ये p है वो 3 हो गया। तो 5/3, ऑप्शन नंबर बी। और लॉन्ग प्रोसेस में भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन शोभा नहीं देगा इतना सिंपल क्वेश्चन को उतना लॉन्ग करना। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, इसमें आपको तकलीफ हो सकता है, इसलिए इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 3x + 1 बराबर 0, तो x + 1 का वैल्यू निकालना है। अच्छा, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए कोई फार्मूला वार्मूला नहीं आता है, तो निकालना कैसे। तो देखिए एक तरीका है, वो तरीका क्या है, 1/x कब आएगा, जब x से डिवाइड कर दें। तो बस वही काम करिए। ये 1/x कैसे आएगा, ये तभी आएगा जब हम x से डिवाइड कर देंगे। तो आप वही काम करिए कि इस पूरे इक्वेशन को यानी LHS जो बाएं तरफ है उन सब को x से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही x से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, -3x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस और 1 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप x पकड़ लीजिए और 1 + x पकड़ लीजिए, और बाकी जो बच गया उसको गंगा के उस पार दे आइए। तो -3 बच गया, -3 को 0 के उधर दे दीजिए, तो ये +3 हो गया। तो आप देखिए आंसर हमारा आ चुका है, x + 1/x का वैल्यू कितना हो गया, +3 हो गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब यहाँ से जो है आपके रीजनिंग के सवाल हैं। अब ये हमसे उम्मीद मत करना कि भैया आप रीजनिंग भी बना दो, नहीं भैया, रीजनिंग उतने मतलब हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से बनाइए। और अगर दिक्कत होगा तो आप हमें सच में कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं रीजनिंग भी करा दूंगा। तो रीजनिंग के सवाल को मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। तो ये जितने भी 5 से 6 रीजनिंग के सवाल हैं मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। और अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन नंबर 90 से 90। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए रजनी बोलते हैं, रात को बोलते हैं, विभावरी इसको भी बोलते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। और इसके बाद ये जो समीर देख रहे हैं ना, समीर का मतलब हवा होता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद, तो अनु प्लस में एसन, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ये राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो कौन सा है बहुव्रीहि समास? तो ये वीणा पानी, यानी वीणा पानी बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? माता सरस्वती। जैसे ही हम बोलते हैं तो उसका एक नया ही अर्थ, अगर तीसरा ही अर्थ हमारे दिमाग में उत्पन्न हो जाए तो उस तरह की समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, यानी उत्तर पद और जो हमारा पूर्व पद होता है, इन दोनों का अर्थ ना निकल के कोई तीसरा ही अर्थ अगर मुख्य बन जाए, प्रधान बन जाए, तो उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो वीणा पानी हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है बुढ़ापा। तो यहाँ कह रहा है कि ये शब्द क्या है, कौन सा संज्ञा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे संज्ञा की बात करूँ तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा आते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी के अंदर में देखिए सावधान मूल शब्द हो गया सावधान, तो इसमें कौन सा हो गया? इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आता है बड़ी ई की मात्रा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा उसको फिल करना है। द पर्सन ड्राइविंग द कार लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सूट कर रहा है। आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे पता है? आप जब इसके मीनिंग को समझ पाएंगे रियल तरीके से, तो फिर आप इसको बिल्कुल सही सही ऑप्शन को फिल कर पाएंगे। अगला है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग सिनोनिम। तो सिनोनिम बताना है आपको चैलेंज का, तो चैलेंज का सिनोनिम क्या होना चाहिए? तो चैलेंज का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, चुनौती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे आपको क्या करना है? एंटोनिम बताना है, किसका? केयरलेस का। तो ये सिंपल है बिल्कुल। तो केयरलेस का एंटोनिम यानी बिल्कुल क्या है? लापरवाह है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो विजिलेंट हो जाएगा, यानी बिल्कुल क्या? सावधान है, सतर्क है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला मीनिंग बताना है, द यंग ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग के यंग को क्या कहते हैं? तो फ्रॉग का जो यंग होता है ना उसको टैडपोल कहते हैं, याद है क्या? फ्रॉग के यंग को टैडपोल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। और किटन किसको कहते हैं? वही बिल्ली वाला। पप किसको कहते हैं? पता होगा आपको, पप पप। याद आया? नहीं आया? याद आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अ ब्लाइंड स्पॉट। इसका मीनिंग बताना है, आइडम्स एंड फ्रेज है। तो इसका मीनिंग जो होता है, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कांट सी प्रॉपरली। यानी ब्लाइंड स्पॉट वो होता है एक वैसा एरिया जिसको कि आप क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो निम्न में से सबसे छोटा पुष्प जो है वो है वोल्फिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा सेट है वो सेट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और फिर अब हम लोग देखेंगे सेट 3। और अगर ये वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो अगर आपका 2 तारीख को नहीं आ पाया, यानी 2 नहीं माफ करिएगा, 1 तारीख को नहीं आ पाया तो 4 के बाद ही आएगा। तब तक आपको क्या करना है, जितना भी चैनल के ऊपर मैराथन है आपको सारे के सारे मैराथन देखना है। और उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देखिए, आप उसको रिवीजन करिए। आपका 1 सीट कन्फर्म होगा, नो डाउट। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा उतना रिवीजन करिए। क्योंकि आप अगर रिवीजन करते हैं ना, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर खराब नहीं होने वाला है इससे। सो आप रिवीजन करिए।